तो चलिए आज बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड के बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सोलेनॉइड क्या होती है और उसके बाद हम ये देखेंगे कि सोलेनॉइड के चारों तरफ जो हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो क्यों होती है, उसका क्या रीज़न होता है। सोलेनॉइड की जो सबसे आसान डेफिनेशन है उसमें आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक वायर है और उस वायर को आपने क्या किया, स्प्रिंग की तरह से गोल गोल क्लोज्ड लूप्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यानी कि आप ऐसा सोचिए कि आपने एक पेंसिल ली और उस पेंसिल के ऊपर क्या करना शुरू कर दिया, एक लॉन्ग वायर को रैप करना शुरू कर दिया और फिर आपने क्या किया, वो पेंसिल उस रैप्ड वायर के अंदर से निकाल ली। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ ये कर्सर अभी आपको घूमता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा। इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं सोलेनॉइड। तो डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है कि लॉन्ग कॉयल ऑफ वायर, यानी कि वायर की बनी हुई एक ये लंबी सी कॉयल है कंसिस्टिंग ऑफ क्लोजली पैक्ड लूप्स। और ये किससे मिलके बनी हुई है, ये देखो आप, ये जो आपको गोल गोल से इसके लूप नज़र आ रहे हैं। और क्लोजली पैक्ड का क्या मतलब है कि ये लूप बिल्कुल क्लोज हैं एक दूसरे से। जैसे स्प्रिंग में आपने देखा होगा कि उसके जो गोल गोल लूप हैं उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, एकदम क्लोजली पैक वो होते हैं। तो उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है ये सोलेनॉइड। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर करंट पास करवा दूं किसी भी तरीके से, मान लीजिए ये एंड मैं जोड़ दूं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और ये वाला जो एंड है मैं जोड़ दूं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो नेचुरली आपका सर्किट क्लोज हो गया और करंट क्या करेगा, इस कॉयल के अंदर फ्लो करने लगेगा। तो क्योंकि है तो ये कंडक्टिंग वायर ही, और आपको पता है कि अगर कंडक्टिंग वायर में से, कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके चारों तरफ क्या पैदा हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि सोलेनॉइड के जो अंदर है वो क्या पैदा हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। उसी मैग्नेटिक फील्ड का हमें फॉर्मूला निकालना है और हम ये मान के चलेंगे कि जो करंट इस वायर के अंदर यूं गोल गोल लूप्स के अंदर घूमता हुआ एक एंड से दूसरे एंड पर जा रहा है, वो सिर्फ इस सोलेनॉइड के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। यानी कि इस सोलेनॉइड के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, और कुल मिला के आप कह लीजिए इस सोलेनॉइड से बाहर मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या मान के चलेंगे, जीरो मान के चलेंगे। सिर्फ इसके अंदर अंदर, सोलेनॉइड के अंदर अंदर हम मानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा हुई है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बाहर जो है वो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की होती है, लेकिन वो इतनी कमज़ोर होती है कि हम ऑलमोस्ट उसको क्या मान सकते हैं, ज़ीरो मान सकते हैं। तो ये आपको कुल मिलाकर के सारी बात समझ में आ गई होगी कि एक वायर आपने ली और उस वायर को आपने क्या किया, क्लोजली पैक्ड लूप्स के रूप में एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट कर दिया। उसी को हम सोलेनॉइड कहेंगे। और अगर उसके अंदर से आप करंट पास करवा दें तो उसके अंदर क्या पैदा हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था, लॉन्ग कॉयल होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें लॉन्ग शब्द का क्या मतलब है, उसमें लॉन्ग शब्द का मतलब है कि जो लेंथ है सोलेनॉइड की वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर्ड टू इट्स डायामीटर। यानी कि अगर आप ये कहेंगे ना कि इस लूप का जो डायामीटर है वो है मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, सपोज कीजिए, तो जो वायर आपने ये जो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स के रूप में कन्वर्ट की है इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि मान लो आपने रख दी 100 सेंटीमीटर के आसपास, तो आप देख सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर की लेंथ 1 सेंटीमीटर के डायामीटर के मुकाबले क्या है, काफ़ी बड़ी है। और जो ये सोलेनॉइड शब्द है ये एक ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है जिसका मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और आप देख सकते हैं जब एक वायर को आप स्प्रिंग की तरह से मोड़ देते हैं तो वो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक पाइप जैसी शेप, एक ट्यूब जैसी शेप जो है अपना लेती है। तो इसीलिए यहाँ से ग्रीक लैंग्वेज से ये वर्ड लिया गया है सोलेनॉइड। अब हम
ये देख चुके हैं कि सोलेनॉइड क्या होती है और उसके अंदर करंट जब पास करता है तो सोलेनॉइड के अंदर क्या पैदा हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए अब चलते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, आप ये मान के चलिए कि ये जो सोलेनॉइड आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर करंट हमने फ्लो करवा दिया है। आप यहाँ देखिएगा नीचे मैं आपको ये जो कर्सर जिस डायग्राम के ऊपर घूम रहा है, इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिएगा ऊपर की तरफ करंट यूं चल रहा है और फिर पीछे से घूम करके, आप समझ गए होंगे, ठीक है, ये करंट इस तरह से आप देखिएगा जो डायरेक्शन दिखाई गई है करंट की, इस तरह हर एक टर्न में से चक्कर काटता हुआ यहाँ से करंट कहाँ निकल जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। यानी कि इसमें ऐसा किया गया है कि ये टर्मिनल जिस पर कर्सर फिलहाल है ये जोड़ा गया है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये वाला जो अभी एंड आपको दिखाई दे रहा है जहां कर्सर है ये जोड़ा गया है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस सोलेनॉइड के अंदर क्या पास करवा दिया, एक करंट पास करवा दिया। और करंट पास होने के बाद आप ये देखिए कि इसके अंदर क्या पैदा हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। तो चलिए अब हम यहाँ चलते हैं ऊपर वाले डायग्राम की तरफ। आप देख सकते हैं इस सोलेनॉइड के कुछ अंदर और कुछ बाहर मैंने ये डॉटेड लाइंस के रूप में एक लूप बनाया है जिसका नाम है P से लेकर के Q, Q से लेकर के R, R से लेकर के S और S से लेकर के P तक, यानी कि PQRS इस लूप का नाम मैंने दे दिया। ये एक बेसिकली इमेजिनरी लूप आप मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई लूप जो है हमने शुरू में इमेजिन नहीं किया था। हमने शुरू में तो सिर्फ सोलेनॉइड को ही क्या किया था, इमेजिन किया था। तो अब आप ज़रा इस मैथमेटिकल इंटीग्रेशन पर एक बार ध्यान दें। अभी हमने कुछ पिछले वीडियो लेक्चर्स में एम्पियर्स सर्किटल लॉ पढ़ा था। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है कि जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस, वो किसके बराबर होता है, वो होता है म्यू नॉट टाइम्स दी करंट थ्रेडिंग और करंट पासिंग के बराबर। हम वही फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। और सबसे पहली चीज़ आप यहाँ देखिएगा कि ये जो B.dl आपको दिखाई दे रहा है इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्लोज्ड सरफेस पर मैंने किया है। और ये सरफेस सच में क्लोज है, क्योंकि देखो जब आप चलोगे P से लेकर के Q, Q से जब आप R चलोगे, R से फिर जब आप S चलोगे और S से जब आप फिर P पे आओगे तो आपने एक क्लोज्ड लूप क्या कर दिया है, डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, तो इस लूप को हम क्या करते हैं, क्लोज बोल सकते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि इस क्लोज्ड लूप को बेसिकली 4 पोर्शंस ने मिलकर के बनाया है। पहला पोर्शन है P से लेकर के Q का, दूसरा पोर्शन है Q से R का, तीसरा है R से S का और चौथा है S से P का। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ आप देखिए इस इंटीग्रेशन को 4 अलग अलग इंटीग्रेशंस के रूप में तोड़ दिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तो आपको इंटीग्रेशन के अंदर गोला नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ जो 4 अलग अलग इंटीग्रेशंस हैं इनमें से किसी भी एक इंटीग्रेशन के अंदर मैंने गोला नहीं बनाया है, क्योंकि नेचुरली ये चारों जुड़ कर के क्लोज सरफेस बनाते हैं। अकेले अकेले ये खुद तो क्लोज सरफेस नहीं है ना। आप देखो जैसे मैंने लिखा कि जो B.dl क्लोज सरफेस पे है वो किसके किसके सम के बराबर है, B.dl P से Q, B.dl Q से R, B.dl R से S और B.dl S से P। यानी कि आप यहाँ देखिएगा P से लेकर के Q, तो ये अकेली लाइन तो क्लोज नहीं है, इसीलिए जब आप यहाँ P से Q बोलेंगे तो यहाँ पर आप गोला नहीं बनाएंगे। फिर आप देखो Q से लेकर के R जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, फिर है आपका R से लेकर के S जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, और फिर है S से लेकर के P जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इन चारों को जब आप जोड़ देंगे तब जाकर के क्लोज सरफेस बनेगा। ये अकेले अकेले जो है क्लोज सरफेस नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर आपको गोला नज़र नहीं आया। तो अब हमने किया क्या है देखिएगा, ये सोलेनॉइड के अंदर आपने जो ये एक क्लोज लूप माना है PQRS, हमने इस क्लोज लूप को अलग अलग लाइन के रूप में यहाँ पर लिख लिया।
और उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, मैंने P से लेकर के Q तक का जो ये B डॉट dl है, इसको क्या लिख दिया, B dl कोस थीटा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, पहले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, इसका जिक्र करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा कि लास्ट के जो 3 इंटीग्रल्स हैं उनको मैंने 0 0 पुट कर दिया है। इसका रीज़न क्या रहेगा, इसका रीज़न ये रहेगा कि B डॉट dl के बीच में यहाँ आप देखिए Q से लेकर के R 90 डिग्री का एंगल होता है। इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब समझने के लिए आप एक बार यहाँ आइए, ज़रा इस कर्सर के नीचे जो डायग्राम है यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। आपने छोटी क्लासेस में ख़ास तौर पर 10th में पढ़ा है कि अगर एक मैं बार मैग्नेट ले लूं जिसका ये वाला नॉर्थ पोल हो और ये वाला साउथ पोल हो, तो अगर आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें ड्रॉ करना चाहें तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से बाहर की तरफ निकलती है और चक्कर काट के वापस साउथ के अंदर घुस जाती है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि मैग्नेट के बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन नॉर्थ से लेकर के साउथ तक होती है, लेकिन मैग्नेट के अंदर इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, साउथ से लेकर के और नॉर्थ की तरफ होती है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है, एक क्लोज लूप बनाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से लेकर के साउथ तक डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, लेकिन मैग्नेट के अंदर आप देखिएगा साउथ से लेकर के नॉर्थ तक डायरेक्शन है। और अभी हम खैर देखेंगे कि ये वाला नॉर्थ हमने क्यों बोला, ये वाला साउथ हमने क्यों बोला, लेकिन जब हमने इनको एक बार बोल ही दिया नॉर्थ साउथ, तो जैसे मैग्नेट में बार मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन होती है, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बोल लो या मैग्नेटिक फील्ड की बोल लो, तो सिमिलरली यहाँ पर भी इस सोलेनॉइड के अंदर साउथ से लेकर के नॉर्थ की तरफ होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें। हाँ, बाहर वो कहाँ होंगी, नॉर्थ से लेकर के साउथ की तरफ होंगी, लेकिन अंदर साउथ से कहाँ होंगी, नॉर्थ की तरफ। तो आप एक बात ध्यान से देखिएगा, जब मैं बोल रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अंदर साउथ से नॉर्थ, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ है, साउथ से नॉर्थ। और आप एक चीज़ देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चल रही है साउथ से नॉर्थ, और ये P से लेकर के Q के जो डायरेक्शन है, P से लेकर के Q की जो डायरेक्शन है वो भी कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P से लेकर के Q की तरफ, यहाँ आप देखिएगा P से लेकर के Q की तरफ जो ये लेंथ एलिमेंट है इसकी भी डायरेक्शन कहाँ होगी, P से Q होगी, और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब यहाँ के लिए एंगल 0 हो जाएगा ना, तो आपका B dl कोस थीटा की जगह हमने लिख दिया B dl कोस 0, और इसीलिए क्योंकि कोस 0 1 होता है तो आपके पास क्या आंसर आ गया, B dl का इंटीग्रेशन P से लेकर के Q तक, और B हम बाहर निकाल लेंगे तो इंटीग्रेशन बच जाएगा P से Q dl का। और आप एक चीज़ देखो, P से लेकर के Q तक अगर आप इस छोटी लेंथ का इंटीग्रेशन करेंगे तो नेचुरली वो कितना आ जाएगा, P से लेकर के Q तक की जितनी लेंथ है उतना ही तो आ जाएगा। तो वो लेंथ मैंने मान रखी है स्मॉल l के बराबर, इसीलिए आपका dl का इंटीग्रेशन हो गया l के बराबर, और आपके पास रिजल्ट आ गया कैपिटल B इंटू l। और आप जानते हैं कैपिटल B क्या है, आपके सोलेनॉइड के अंदर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड। हमने इसको इंटीग्रेशन से बाहर क्यों निकाल लिया, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि अंदर सोलेनॉइड के जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो करीब करीब कैसी बनती है, यूनिफॉर्म ही होती है, एक जैसी ही होती है। इसीलिए हम इसको एक कांस्टेंट मान करके इस इंटीग्रेशन से कहाँ निकाल लेते हैं, बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन का आप देखिए पहला पार्ट है B डॉट dl P से लेकर के Q, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई BL, लेकिन बाकी तीनों की वैल्यू 0 क्यों आई। अब आप ध्यान से देखो जब आप Q से R जाएंगे तो आप देखिए Q से R आप जा रहे हैं ऊपर की तरफ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है आपकी
P से लेकर के Q की तरफ, तो नेचुरली दोनों के बीच में ये एंगल कितना हो गया 90, और आप जानते हैं कोस 90 होता है 0, इसीलिए ये फैक्टर सारा क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली ये जो लास्ट फैक्टर है S से P, तो आप देखो S से P आप आ रहे हैं नीचे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है P से Q, तो यहाँ पर भी एंगल कितना है 90, तो इसीलिए ये भी 0 हो गया। तो ये 0 क्यों हुआ R से S? देखो जब आप R से S चलेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगता कि R से S की जो ये लाइन है ये सोलेनॉइड से कहाँ है, बाहर की तरफ है। और हम ये जानते हैं कि हालांकि सोलेनॉइड के बाहर थोड़ी सी वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन वो इतनी वीक होती है कि हम उसको ऑलमोस्ट 0 मान सकते हैं। इसीलिए हम ये मानेंगे कि R से लेकर के S की ये जो लाइन है, ये लाइन ऐसी जगह पर प्रेजेंट है सोलेनॉइड के बाहर जहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 है। तो इसीलिए R से S जब आप चलते हैं, यहाँ पर देखिए R से S, तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ही आप 0 मान लोगे तो सारा इंटीग्रल आपका कितना हो जाएगा 0। इसीलिए सिर्फ पहला इंटीग्रल सर्वाइव कर पाता है, लास्ट के तीनों इंटीग्रल क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास रिजल्ट आया B.dl इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस, इसका रिजल्ट आ गया B/L के बराबर। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और एम्पियर्स सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि जो B.dl है ओवर क्लोज सरफेस इंटीग्रल, वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग या फिर करंट पासिंग। तो हमने क्या किया, इस B/L को म्यू नॉट इंटू करंट थ्रेडिंग के बराबर पुट कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि ये जो करंट थ्रेडिंग है ये होता क्या है, और इसकी वैल्यू ये जो कर्सर के नीचे आपको दिखाई दे रही है ये कैसे आ गई। आप ये मान लीजिए कि हमने जो ये सोलेनॉइड बनाई है, इस सोलेनॉइड की लेंथ यहाँ से लेकर के और यहाँ तक L है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया भी था पहले। और मान लो इस सोलेनॉइड के अंदर टोटल टर्न्स जो हैं वो हैं कैपिटल N। यहाँ पर आप देखिएगा L मैंने लिख दी है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, और कैपिटल N मैंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ये स्मॉल n क्या है फिर, स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन दिस सोलेनॉइड। अब इसका मतलब क्या है, देखो आप ऐसा मान लो, अगर आप यहाँ गिनने की कोशिश करें, यहाँ पर देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 टर्न्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो टोटल टर्न्स होते हैं उनको तो हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N के साथ, यानी कि इस केस में कैपिटल N की वैल्यू आप कितनी मान सकते हैं, 10 टर्न्स मान सकते हैं। लेकिन जो ये स्मॉल n है, इसका मतलब टोटल टर्न्स नहीं होता, इसका मतलब होता है यूनिट लेंथ पर कितने टर्न्स हैं। जैसा आप ये मान लो कि ये जो सोलेनॉइड है, मान लो इसकी जो लेंथ स्मॉल l है ये 10 सेंटीमीटर है, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि 10 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर 10 टर्न्स हैं, तो 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर कितने टर्न्स होंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, इसीलिए मैंने बोला है स्मॉल n को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि आप कुछ इस तरीके से स्मॉल n का फॉर्मूला लिख सकते हैं कि स्मॉल n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि कैपिटल N डिवाइड बाय L यानी कि लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, तो जब आप टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो जाकर के आपके पास स्मॉल n आएगा, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अब आप एक चीज देखो ध्यान से, अगर आपका करंट, जैसे कि मैंने आपको यहां बताया था इस कर्सर के नीचे आप देखो, जब करंट आपका चलने लगता है इस सोलेनॉइड के अंदर, तो आप ये देखिए वो करंट हर टर्न में से चक्कर काटता हुआ आगे बढ़ेगा। ठीक है, पहले टर्न में चक्कर काटेगा, फिर दूसरे टर्न में चक्कर काटेगा, फिर तीसरे टर्न में चक्कर काटेगा, तो सभी के सभी जो टर्न्स हैं उनमें चक्कर काटते हुए वो कहाँ बढ़ेगा, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ बढ़ेगा। तो आपसे अगर कोई ये पूछे कि सोलेनॉइड के अंदर करंट कितना पास कर रहा है, तो करंट तो हमने मान लिया कि मान लो I पास कर रहा है, लेकिन वो करंट
कितनी बार या कह लो कि कितने लूप्स में से चक्कर काट करके गया है, उसको बोलते हैं करंट थ्रेडिंग। यानी करंट जो आपकी सोलेनॉइड के अंदर फ्लो हो रहा है वो तो आई ही फ्लो हो रहा है, बट उस आई करंट ने कितने नंबर ऑफ टर्न्स में से चक्कर काटे हैं, तो उसको हम बोलते हैं करंट थ्रेडिंग। यानी कि करंट थ्रेडिंग का मतलब होता है करंट की वैल्यू आई मल्टीप्लाइड बाय उतने नंबर ऑफ टर्न्स जितने टर्न्स में से वो करंट चक्कर काट करके गया है। तो अब आप एक चीज देखो, इस सोलेनॉइड के अंदर जो करंट आई चल रहा है वो आई करंट इस सोलेनॉइड के अंदर जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं सभी में से तो चक्कर काटेगा ना। इसीलिए हम करंट थ्रेडिंग की वैल्यू लिख सकते हैं कैपिटल एन इंटू आई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि करंट आई है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितने हैं, कैपिटल एन है। तो कैपिटल एन इंटू आई को हम क्या बोल सकते हैं, करंट थ्रेडिंग। और इससे कुछ आप देखो करंट की जो यूनिट है उस पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कैपिटल एन इंटू आई है उसकी भी यूनिट एम्पियर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि कैपिटल एन सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यानी कि केवल एक नंबर है, जैसे 10 टर्न्स हैं कि 20 टर्न्स हैं, ठीक है। तो अगर आप कैपिटल एन को आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आई की यूनिट क्योंकि एम्पियर होती है तो कैपिटल एन इंटू आई की यूनिट भी क्या रहेगी, एम्पियर ही रहेगी। तो इसका मतलब है उसकी जो यूनिट है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर करंट थ्रेडिंग की जगह मैंने स्मॉल एन इंटू एल इंटू आई को क्यों लिखा है, क्योंकि आप यहाँ से एक चीज़ देखिएगा कि जब स्मॉल एन है कैपिटल एन बाई एल, तो यहाँ से आप जब कैपिटल एन की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी स्मॉल एन इंटू एल। ये बात आपको समझ में आ गई होगी भाई। यहाँ से आप कैपिटल एन की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो आएगी स्मॉल एन इंटू एल, दोनों की प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि ये मैंने स्मॉल एन इंटू एल जो लिखा है ये कैपिटल एन की वैल्यू लिखी है। क्यों? क्योंकि कैपिटल एन इंटू आई ही क्या होता था, करंट थ्रेडिंग होता था। तो अभी ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि करंट थ्रेडिंग की वैल्यू कैपिटल एन इंटू आई होता है और कैपिटल एन की जगह हमने क्या पुट कर दिया, स्मॉल एन इंटू एल। ठीक है। तो अब आप देखो सिर्फ हमने इनको कंपेयर करना है, यानी कि बी एल को हमने म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू एल इंटू आई के साथ कंपेयर करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस एल से ये एल हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। और आप ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला हमने किस सोलेनॉइड के लिए निकाला है, जिस सोलेनॉइड के टर्न्स या फिर लूप के अंदर कौन प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। देखो जैसे आप एक स्प्रिंग को इमेजिन करते हैं तो उस स्प्रिंग को जब आप अपने हाथों में लेकर के देखते हैं तो उस स्प्रिंग के जो लार्ज नंबर ऑफ टन्स होते हैं उनके बीच में हवा यानी कि एयर ही तो प्रेजेंट होती है। आप उसको ऑलमोस्ट वैक्यूम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर भी हमारी जो सोलेनॉइड है उसके टर्न्स के बीच में मीडियम कौन सा प्रेजेंट है ये आप ध्यान से देखिएगा, वो तो एयर ही है, इसीलिए यहाँ पर म्यू नॉट आया है। अगर कोई और मीडियम होता, यानी कि मान लो अगर मैं इसके अंदर एक लोहे की रॉड घुसा दूं, ठीक है, तो नेचुरली हवा का जो स्थान है, हवा की जो जगह है वो कौन ले लेगा, आयरन ले लेगा ना। तब यहाँ पर म्यू नॉट नहीं आएगा, तब यहाँ पर म्यू आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि म्यू नॉट अगर आ रहा है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ आपके सोलेनॉइड के जो टर्न्स हैं उनके बीच में एयर प्रेजेंट है, इसीलिए इस सोलेनॉइड को बोला जाता है एयर कोर्ड सोलेनॉइड। यानी कि ऐसी सोलेनॉइड जिसके कोर के अंदर कौन है, एयर है। और कोर का मतलब आप जानते ही हैं, सेंटर या फिर बीच में आप इसको बोल सकते हैं। तो हमारी जो सोलेनॉइड है उसके सेंटर में, उसके बीच में, उसके टर्न्स के बीच में कौन प्रेजेंट है, एयर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एयर कोर्ड सोलेनॉइड। तो ये जो आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है ये किसके लिए है आप समझ गए होंगे, एयर कोर्ड सोलेनॉइड के लिए है, ताकि
आप ये देख सकें कि यहाँ पर म्यू नॉट आया हुआ है। और अगर मैंने जैसे कि आपसे कहा कि मैं क्या करूँ, इन लूप्स के बीच में सपोज करो कि एक लोहे की रॉड घुसा दूं, तो नेचुरली एयर यहाँ पर नहीं रहेगी, उसकी जगह आयरन ले लेगा। तो यहाँ पर म्यू नॉट किससे रिप्लेस कर देंगे हम, म्यू से, और वो म्यू क्या होगी, आयरन की परमीएबिलिटी होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने एक सोलेनॉइड कैसे बनाई है और फिर उस सोलेनॉइड में करंट पास हुआ है, और उस करंट पास होने की वजह से आसपास तो इसके हमने मैग्नेटिक फील्ड मान ली ज़ीरो, लेकिन अंदर जो इसके मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला ये होगा, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। आई इज़ द अमाउंट ऑफ करंट flowing through the solenoid, and small n is the number of turns per unit length of the solenoid। तो अब हम ये देखते हैं लास्ट में कि ये जो हमने सोलेनॉइड के अंदर यहाँ करंट पास करवाया था, ठीक है, तो इतना तो हमें पता चल गया कि अगर उसके अंदर से करंट पास करेगा तो वो सोलेनॉइड किसका काम करेगी, एक मैग्नेट का काम करेगी, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो अगर कोई चीज़ मैग्नेट है तो उसके दो पोल तो होंगे ही ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो हमने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि यही वाला नॉर्थ होगा और यही वाला साउथ होगा। इसके लिए हम ये देखिएगा नीचे की तरफ जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिस पर कर्सर फिलहाल चल रहा है, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें, इस डायग्राम को बोला जाता है एम्पियर्स राइट हैंड रूल। यानी कि आपने क्या करना है, अपना जो राइट हैंड है उसको सोलेनॉइड के साथ कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है कि जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा हो उसी डायरेक्शन में आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर लेना है। तो आप यहाँ डायग्राम में देख भी सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ठीक उसी डायरेक्शन में यहाँ राइट हैंड की उंगलियां भी मुड़ी हुई हैं, राइट हैंड की उंगलियां भी कर्ल्ड हैं। तो आप ये याद रख लीजिएगा कि अगर सोलेनॉइड के जो लूप्स हैं उनमें चलने वाले करंट की डायरेक्शन में आपने अपने राइट हैंड की उंगलियों को कर्ल कर लिया है, तो आपका जो राइट हैंड का अंगूठा है वो जिस तरफ होगा उस तरफ नॉर्थ पोल बनेगा। आप ये याद रख सकते हैं, ये बड़ा आसान तरीका है, एम्पियर ने जो बताया था उसके हिसाब से आप बड़े आराम से इसको याद रख सकते हैं। एक बार फिर से इसको देखो, आपके पास, अच्छा आप ऐसा भी मान सकते हैं कि ये जो आपको एक सिलेंड्रिकल रोड सी दिखाई दे रही है, मान लीजिए ये एक आयरन की रोड है, तो आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल जो टर्न्स हैं उनके बीच में एयर नहीं है बल्कि कौन आ गया, आयरन। तो आप इसको एयर कोर्ड सोलेनॉइड की बजाय अब क्या बोलेंगे, आयरन कोर्ड सोलेनॉइड बोल देंगे। ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आयरन के एक सिलेंड्रिकल टुकड़े के ऊपर आपने ये तार लपेट रखी है और इसके अंदर से करंट चल रहा है। तो देखिए मेन बात हम जो कह रहे थे कि जो एम्पियर्स राइट हैंड रूल है वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि जिस डायरेक्शन में आपके टर्न्स के अंदर करंट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर लेते हैं, ठीक है, तो जिस तरफ अंगूठा है उस तरफ बनता है नॉर्थ पोल। तो नेचुरली अपोजिट साइड पे तो कौन सा पोल बनेगा, फिर साउथ पोल ही बनेगा। तो मैंने इसी तरह से माना था कि जो आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है करंट की डायरेक्शन, मान लीजिए इस ऊपर वाले डायग्राम में भी करंट की डायरेक्शन वही थी। इसीलिए मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर नॉर्थ पोल इसका बना दिया था और यहाँ पर क्या बना दिया था, साउथ पोल बना दिया था। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि आपके राइट हैंड की तरफ आपको साउथ पोल नज़र आ रहा है और आपको लेफ्ट हैंड की तरफ कौन सा पोल नज़र आ रहा है, नॉर्थ पोल नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब वायर के अंदर से करंट पास करेगा तो भले ही वो सोलेनॉइड बनी हुई है लेकिन करंट कैरिंग कंडक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है ना, और अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी के पास है तो नेचुरली वो एक मैग्नेट है, और अगर मैग्नेट है तो उसके
उसके दो पोल होंगे ही होंगे, जिसको हम यहाँ राइट हैंड एम्पियर्स रूल से याद रख सकते हैं। एक बार फिर से देखिएगा कि अगर आपके राइट हैंड की उंगलियों का कर्ल ठीक करंट की डायरेक्शन के साथ मैच आपने करवा दिया, तो आपके राइट हैंड का अंगूठा जिस साइड होगा वो वाला साइड सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल होगा, और उससे अपोजिट तो फिर साउथ पोल होगा ही होगा। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि सोलेनॉइड होती क्या है, उसमें से करंट जब पास करता है तो वो एक मैग्नेट बन जाती है, उसके दो पोल होते हैं और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कुछ इतना होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि एक टोरॉयड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। ये जो आपको यहाँ वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है टोरॉयड, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जब आप एक सोलेनॉयड को एक सर्कुलर फोरम के अंदर बेंड कर देते हैं, तो वो सर्कुलर फोरम के अंदर बेंड हुई सोलेनॉयड को ही क्या बोला जाता है? टोरॉयड बोला जाता है। आप यहाँ पर देखिए, आपके जो राइट हैंड की तरफ ये डायग्राम आपको बड़ा सा दिखाई दे रहा है, जहाँ कर्सर फिलहाल है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक सोलेनॉयड को ही एक सर्कुलर फोरम के अंदर बेंट कर दिया गया है, तो ये क्या बन जाता है? एक टोरॉयड बन जाता है, जिसके अंदर आप यहाँ देखिएगा ध्यान से कि एक तरफ से करंट फ्लो कर रहा है और फिर वो हर एक टर्न्स में से फ्लो करते करते लास्ट में यहाँ से वो करंट कहाँ निकल रहा है? बाहर निकल रहा है। तो नेचुरली अगर आप टोरॉयड के अंदर करंट फ्लो करवा रहे हैं तो टोरॉयड के अंदर भी क्या पैदा होगी? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, और वही मैग्नेटिक फील्ड हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ लगा करके निकालेंगे कि उसकी वैल्यू होगी कितनी। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, आई का मतलब है कि करंट थ्रू टोरॉयड कितना है, हमने आई मान लिया। आर का मतलब है रेडियस कितनी है टोरॉयड की। आप अगर यहाँ ध्यान से देखें, ये देखिएगा आप, एक सोलेनॉयड को ही आपने क्या किया है? सर्कुलर फोरम के अंदर बेंट कर दिया है। तो जिस सर्कुलर फोरम की हम बात कर रहे हैं, उस सर्कुलर फोरम की ये क्या है? रेडियस है। यहाँ पर मीन रेडियस क्यों लिखा गया है? क्योंकि देखो, हम ये मान लेते हैं कि जो हमारी सोलेनॉयड है, ठीक है, हम उसके बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन से बना हुआ एक सर्कल आपको नजर आ रहा होगा। हम ये सर्कल कंसीडर करेंगे, ना इस डॉटेड सर्कल से ऊपर और ना ही इस डॉटेड सर्कल से नीचे हम आएंगे। तो इसीलिए हमने मान लिया कि ये जो डॉटेड सर्कल आपको नजर आ रहा है, स्मॉल आर क्या है? इसकी रेडियस है। स्मॉल एन पहले की तरह ही नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और बी का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड टोरॉयड के अंदर कितना है। अब देखो, जैसे सोलेनॉयड के केस में हमने क्या किया था? एक लूप कंसिडर किया था। वहाँ पर आप ध्यान से अगर याद कर सकें तो एक रेक्टेंगुलर लूप था PQRS। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये जो आपको डॉटेड सर्कल के रूप में दिखाई दे रहा है, इसी सर्कुलर लूप को हम क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे, और हम ये मान के चलेंगे कि हर जगह इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? सेम है, बिल्कुल सोलेनॉयड की तरह ही। और जैसे सोलेनॉयड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड हम जीरो मानते थे, यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे कि इसके बाहर भी, और इसके ये जो आपको अंदर सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसके सेंटर पर भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? जीरो। यानी कि हम सिर्फ ये मानेंगे कि टोरॉयड का जो स्ट्रक्चर है, सिर्फ उसके अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा आप, अगर आपसे यहाँ कोई पूछे कि नॉर्थ पोल भी बनेगा और साउथ पोल भी बनेगा, तो आप सिंपली एक चीज़ पर ध्यान दीजिए कि कहीं पर नॉर्थ या साउथ बन जाए, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो तो अंदर कुछ यूँ सर्कुलर फॉर्म के अंदर चक्कर काटेंगी ना, ठीक है। और अगर मैं इस डॉटेड सर्कल के ऊपर एक छोटा सा लाइन एलिमेंट काट लूं और उस लाइन एलिमेंट की डायरेक्शन भी मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग ही मान लूं, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सपोज करो यूं क्लॉकवाइज घूम रही है, तो मान लीजिए कि जो छोटा सा लेंथ एलिमेंट आपने काटा वो भी मैं क्लॉकवाइज ही चूज कर लेता हूं। तो कुल मिलाकर के मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट के बीच एंगल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
आप यहां देखिएगा बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस, यानी कि ये एम्पियर्स सर्किटल लॉ है। ये किसके बराबर होगा? आपने यहां पर क्या किया, बी डी एल और कोस थीटा के रूप में इसको लिख लिया, और थीटा आपने कितना पुट कर दिया, 0। तो आप ये देखिएगा कि क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड वो यूनिफॉर्म ही होगी, तो बी तो आप बाहर निकाल सकते हैं और इंटीग्रेशन सिर्फ डी एल का रह जाएगा। कोस 0 तो 1 होता है, और इंटीग्रेशन डी एल का क्या मतलब है कि इस डॉटेड लाइन पर आपने जो ये डीएल एलिमेंट लिए थे, जब आप इन सब को जोड़ देंगे तो नेचुरली इस डॉटेड सर्कल की वो क्या बन जाएगी, सरकमफेरेंस, जिसका एक्सप्रेशन क्या होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। तो कुल मिलाकर के बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस किसके बराबर आ गया, बी इंटू 2 पाई आर के बराबर आ गया। और हमें पता है कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका ये एक्सप्रेशन होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग बोल सकते हैं, या फिर करंट एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ बोल सकते हैं। और मैंने आपको अभी पीछे बताया था सोलेनॉइड के केस में कि करंट थ्रेडिंग का मतलब है कि कितनी वैल्यू करंट की है और वो कितने टर्न्स में से पास कर रहा है। आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो म्यू नॉट की जगह तो आपका म्यू नॉट ही आ गया, ठीक है। और करंट थ्रेडिंग की जगह इन्होंने क्या लिखा है, स्मॉल एन इंटू 2 पाई आर इंटू आई। अब ये कैसे लिख दिया, जस्ट हम इस चीज़ को देखते हैं। देखो हमें पता है स्मॉल एन का क्या मतलब है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर यूनिट लेंथ के अंदर एन टर्न्स हैं, स्मॉल एन, तो 2 पाई आर लेंथ के अंदर कितने टर्न्स होंगे। आप एक बार फिर से देखिएगा कि यूनिट लेंथ के अंदर है स्मॉल एन टर्न्स, तो जो आपका पूरे की पूरी सरकमफेरेंस है 2 पाई आर, इसमें अगर हम गिनना चाहें कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो हम क्या कर देंगे, 2 पाई आर को एन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आप समझ गए होंगे इस चीज़ को कि यूनिट लेंथ का मतलब है 1 सेंटीमीटर लेंथ या 1 मीटर लेंथ, यानी कि 1 जो है आपका, उसके अंदर कितने टर्न्स हैं, स्मॉल एन। तो 2 पाई आर लेंथ में कितने टर्न्स हो जाएंगे, स्मॉल एन इंटू 2 पाई आर। तो ये आपके पास क्या आ गई, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ गई, कि जो आपका ये 2 पाई आर सरकमफेरेंस है, इसमें इस टोरॉइड के कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है, जिसको हम पिछले सोलेनॉइड के केस में कैपिटल एन से भी डिनोट कर रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि कैपिटल एन को ही आई से मल्टीप्लाई करने के बाद करंट थ्रेडिंग की वैल्यू आएगी। तो हमने ऐसा किया कि यूनिट लेंथ के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको टोटल लेंथ 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दिया, वो आ गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि कैपिटल एन, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आई से, तो वो चीज़ हमारे किसके बराबर आ जाएगी, करंट थ्रेडिंग के बराबर आ जाएगी। तो आपका बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस इसके बराबर आ गया, और यही चीज़ आप देखिएगा b इंटू 2 पाई आर के बराबर थी। तो आप यहाँ जहाँ अभी कर्सर है इसकी जगह ये वैल्यू यानी कि b इंटू 2 पाई आर रख दीजिए, और जब आप ऐसा रखेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू बचेगी म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। और यहाँ भी हम ये कह रहे हैं कि जो एक्सप्रेशन ये हमने निकाला है वो ये मान के निकाला है कि जो आपके ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं इस टोरॉइड के, इनके बीच में एयर प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि ये भी क्या है, एक एयर कोर्ड टोरॉइड है, ठीक है। और आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो लिखी गई है वो ये कि दिस इज द सेम एक्सप्रेशन एज फॉर एयर कोर्ड सोलेनॉइड, यानी कि सोलेनॉइड के केस में भी यही एक्सप्रेशन था और टोरॉइड के केस में भी एक्सप्रेशन यही है। और ये तो होना भी था, ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कोई नई चीज़ नहीं की थी, हमने सिर्फ उस सोलेनॉइड की शक्ल चेंज करके उसको सर्कुलर फॉर्म में बेंट किया था, और ऐसा करने से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी। इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर थी वही मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड के अंदर भी है, क्योंकि टोरॉइड होती ही क्या है, बेसिकली सर्कुलर फॉर्म में बेंट की हुई एक सोलेनॉइड को ही क्या बोलते हैं, टोरॉइड बोलते हैं। तो ये आपका रहेगा एयर कोर्ड टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन।